नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात करेंगे हम मॉनसून सत्र की, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दूं। खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है, जहां पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। सुखबीर सिंह बादल पर एक हमलावर ने धारदार हथियार से हमला किया है। उनके हाथ में चोट लग गई है। सुखबीर बादल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। हमले में उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हमला माता साहिब गुरुद्वारा इलाके में हुआ। धारदार हथियार से हमले में उनके हाथ में चोट आई है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत स्थिर है और जिसने उनके ऊपर हमला किया वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हमले के पीछे कारण क्या रहा, किस कारण सुखबीर बादल पर अटैक किया गया, किसकी दुश्मनी है, इन तमाम मामलों पर छानबीन जारी है। अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, मॉनसून सत्र की, जो वॉश आउट हो गया है। अल नीनो की वजह से देश में इस बार मॉनसून कम बरस रहा है। अब तक औसत से 12% कम बारिश हुई है। तो वहीं हंगामे की वजह से संसद के मॉनसून सत्र में भी एवरेज से कम कामकाज हुआ है। लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। 19 दिन में सिर्फ 20 घंटे का कामकाज। 12 बिल पास हुए, लेकिन उनमें से मात्र 11 बिल पर चर्चा हुई। माफ कीजिएगा, केवल 1 बिल पर चर्चा हुई। 11 बिल पर तो चर्चा ही नहीं हो पाई और ध्वनि मत से ये बिल पास किए जाते रहे। पब्लिक का 142 करोड़ रुपया पानी में बह गया। सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? संसद का मॉनसून सत्र क्यों वॉश आउट हो गया? क्या राहुल गांधी संसद में चर्चा करना ही नहीं चाहते थे? क्या विपक्ष का इरादा केवल हंगामा करना था? सरकार ये कह रही है कि विपक्ष दरअसल चर्चा चाह ही नहीं रहा था। विपक्ष का मकसद तो सिर्फ हंगामा करना था। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, टोटल बिल 12, लोकसभा में 1 बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। ये पहली बार है जहां ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। अब सरकार सोच रही है कि विपक्ष के इरादे में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि मान मर्यादा, पद, गरिमा सब कुछ अब तार तार होती हुई जा रही है। आज ऑपोजिशन पार्टी के कुछ वरिष्ठ सांसदों ने एक ऐसा प्रदर्शन किया जो कि कई सवालों के घेरे में है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखें। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई जंतर मंतर नहीं है। प्रदर्शन करने वाला कोई जेंसी नहीं है, कोई युवा नहीं है, कोई छात्र नहीं है। ये हमारे देश के सांसद हैं, ये माननीय हैं, ये महोदय हैं। अपने हाथों में ये सॉफ्ट टॉय छिपा करके लेकर आ गए पार्लियामेंट परिसर के अंदर, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज तिवारी जी, आज आप भी पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद थे। आज पार्लियामेंट में हुआ क्या? ये क्या हाथ में सॉफ्ट टॉय लेकर, बंदर लेकर
और फिर जैसे एक मदारी नाच नचाता है, ठीक वैसे ही नाच नचाते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं। देखिए मीनाक्षी, दरअसल बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ गया है। वो जो विपक्ष के साथी हैं वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि देश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया, लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाया। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, जिनको बचपन में ही समझाया गया था कि तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे, अब हो गए बूढ़े और अब उनको कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है। तो उनके फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल होगा ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका व्यवहार देख लीजिए, पूरा सदन का सत्र धुल दिया इन लोगों ने सिर्फ प्ले कार्ड दिखाने में और गाली देने में। मतलब हम तो सांसद के रूप में जब अंदर बैठ रहे हैं, हमारा भी हक है। कई हमारे जैसे लगभग 400 से ज्यादा सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, जनहित की बात करना चाहते हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं उनको रख करके उस पर तेजी लाना चाहते हैं समाधान में। मगर इन लोगों ने ऐसा समझ लिया कि हम देश की जो गति बन रही है उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी जी के स्पीड को पकड़ करके लटक सकते हैं कि देश आगे न जाए। इन्हीं सारे इनके जो मंसूबे हैं वो दिख रहा है सदन में। इसलिए मेरा ये मानना है कि देश जो कुछ देख रहा है उसके आधार पर निर्णय ले रहा है, मगर ऐसी अभद्रता, ऐसी अमर्यादा, इस लेवल का कुंठा उनके मन में आ गया है। जो प्ले कार्ड लेके आ रहे हैं उस पर भी चर्चा नहीं करते, जबकि हमारे किरण रिजिजू जी अभी जैसे बात कर रहे थे, किरण रिजिजू जी रोज आपके हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं, ये बोल करके ही बैठते हैं। बिजनेस एडवाइजरी में बोलते हैं, वहां भी बात करने के बाद यहां पलट जाना। तो मैं समझता हूं अमित शाह जी ने जो भी एक पत्र लिखा है, आप वो पत्र ही इन लोगों का पूरा पर्दाफाश करता है, इनका असली मंसूबा, षड्यंत्र बताता है कि ये हल्ला करके सदन को बाधित करना ही इनका उद्देश्य है। इनका बस चले तो ये बिल भी ना पास होने दे। मैं मनोज जी इसलिए ये समझना चाह रही हूं कि विपक्ष की असली दिक्कत क्या है, क्योंकि ये जो तस्वीर थी ये वाकई में बड़ी अभद्र सी तस्वीर थी। पार्लियामेंटेरियंस ऐसा करेंगे ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। तो असली मंशा क्या है? क्या ये लड़ाई बड़ी व्यक्तिगत हो गई है? ये कुछ व्यक्तिगत नहीं है, ये देश की जनता को गाली दे रहे हैं। आप सोचिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसको जनता हराती है वो उसको कहता है ना कि भाई हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो चुनी हुई सरकार को अपमानित करे, अमर्यादित शब्द बोले, गालियां दे, संसद न चलने दे, बाहर आकर के गाली दे, अंदर गाली दे। तो गाली तो मूलतः जिन्होंने चुना है उनको दे रहे हैं। और किस तरह से कभी छात्रों को उनको भड़काना है, अपने जो रूल्ड स्टेट है, राहुल गांधी जी के रूल्ड स्टेट है, उसमें तो छात्रों की पिटाई करवानी है, बर्बरता दिखानी है, हैवानियत दिखाना है। तो ये कोई एक व्यक्ति से नहीं, ये सीधे सीधे देश के लोकतंत्र को गाली दे रहे, ये लोग देश की जनता को गाली दे रहे हैं। वरना जो भी व्यक्ति जनहित को मानता है, जनादेश को मानता है, वो इंतजार करेगा 5 साल बाद तुम्हारी अपनी अच्छाई बता करके सरकार में आ जाना। लेकिन जनता पे विश्वास हो तब तो। अब तो इनकी दूर दूर तक कहीं भी सरकार में आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ये अब सर पे, ये अपने दीवार पे अपने सर मार रहे हैं, ऐसी ऐसी साजिश कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ में बोलूंगा कि हमारा भी तो अधिकार है, हम भी एक सांसद हैं, हम अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बातें रखना चाहते हैं, हम कई समस्याओं को लाना चाहते हैं। हम देश में घूमते रहते हैं मीनाक्षी, जब कुछ लोग हमको बोलते हैं कि भाई साहब ये मुद्दा आना चाहिए, हम वो सदन में रखना चाहते हैं 0 आवर में। सब कुछ धो दे रहे हो सिर्फ अपनी जिद में कि देश की जनता ने आपको नकार दिया।
तो मैं आज भी जो अभद्रता इन्होंने अभी आपने जो टीवी पे सुनाया, आप सोचिए, इसके बावजूद भी अमित शाह जी कहते हैं आप बहस शुरू करो, मैं बैठूंगा, अंत में आप जवाब दूंगा। लेकिन इनको जवाब जब सुनेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा ना कि सच्चाई क्या है। इनका रिंग मास्टर आपको क्या लगता है विपक्ष का? मनोज जी, विपक्ष का रिंग मास्टर या यूं कहें आज के इस पूरे एक्ट का मदारी कौन है? राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी की कुंठा है और कुछ नहीं। राहुल गांधी को इतना भी नहीं शर्म बची है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को तो गाली मत दिलवाओ। आप सदन में, आप जानती हैं इस बार जब एक आपने बताया ना कि पेपर लीक पे जो हम लोग अनुचित साधन अपनाने पे जो कड़ा कानून बना, उसमें राहुल गांधी जी भाषण देते हुए गाली गलौज किए, उसको स्पंज करना पड़ा लोकसभा स्पीकर को। तो ये जो सारा रिंग मास्टर है वो राहुल जी हैं, और राहुल जी कई पार्टियों का कबाड़ा करके मानेंगे। राहुल जी के चक्कर में अखिलेश यादव जी का जो कबाड़ा होने वाला है वो भी आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, ये पब्लिक सब जान रही है। और देश हित में, जनहित में संसद जो नहीं चलने दे तो फिर देशहित कैसा, जनहित कैसा? लेकिन मनोज जी, आप जैसे राहुल गांधी की जिद कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जी को देश जवाब दे। मनोज जी, आप जैसे राहुल गांधी की जिद कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल खुद गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो पार्लियामेंट तो आ रहे थे, अपने चैम्बर में भी जा रहे थे, लेकिन वो सदन के अंदर चर्चा में शामिल नहीं हो रहे थे। एकदम आखिरी दिन में उन्होंने प्रस्ताव दिया, तब तक तो वक्त बीत चुका था। देखिए, मैं एक शब्द प्रयोग करूंगा इन मूर्खों को, ये जो ये बात कह रहे हैं इन मूर्खों को, कि लोकतंत्र की एक परंपरा है, जब चर्चा होगी तभी तो संबंधित मंत्री रहेगा। अब शिक्षा की चर्चा हो रही है, तुम कहोगे गृह मंत्री बैठे, ये कहां से मूर्खता लेके आ रहे हो? ये कहां से माननीय कहलाने लायक लोग हैं? और हर दिन अमित शाह जी हर दिन सदन आकर के बैठ रहे, चर्चा होगी तभी तो बैठेंगे। उन्होंने तो पत्र तक लिख के दे दिया कि आप चर्चा कराइए, हम बैठेंगे। लेकिन चर्चा स्वास्थ्य की हो और कहोगे कि गृह मंत्री बैठे, इस मूर्खता का कोई और छोर है मीनाक्षी? हमको तो समझ में नहीं आया। सर, मॉनसून सत्र तो पूरा वॉश आउट हो चुका है, उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र तक कुछ तो बात बन जाए कि हमें भी एक चर्चा सुनने का अवसर मिले। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अब मॉनसून सत्र तो खत्म हो चुका है, अब शीतकालीन अगला सत्र आएगा, लेकिन इस सत्र का हासिल क्या हुआ और ये जो वॉश आउट हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? वो सत्ता पक्ष है या फिर वो विपक्ष है? हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, समाजवादी पार्टी की ओर से तारिक खान और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। चूंकि निर्दलीय सांसद भी उमेश भाई पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, उमेश जी, जनता तो बस इंतजार करती रह गई कि अब चर्चा होगी तो तब चर्चा होगी। 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू हुआ, 13 अगस्त को खत्म हुआ, हासिल क्या हुआ? क्यों ये वॉश आउट हो गया? मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समन्वय नहीं हुआ और दोनों की वजह से आज इस पूरा सदन का सत्र धुल गया। दिल्ली को फोन करो भाई, दिल्ली को बोलो। और आज मैं ये कह रहा हूं कि मानसून सत्र ही नहीं, आपने देखा होगा तो ये बजट सत्र में भी ये सदन चला नहीं और पूरी तरह से वॉश आउट हुआ था। नहीं, सरकार की मंशा चलाने की नहीं थी या विपक्ष की मंशा? दोनों को ही जिम्मेवार मानता हूं, मगर विपक्ष को मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, सरकार की मंशा चलाने की नहीं थी या विपक्ष की बात करने की नहीं थी? जवाबदार है। ठीक, मैडम, वही मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जवाबदेही दोनों की है, मगर विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा जवाबदेह है, क्योंकि आपने
क्योंकि आखिर में आपने देखा होगा जब भी प्रश्नकाल, आप देखना कि प्रश्नकाल और 0 आवर्स भी उन्होंने बाधित किए और वो बाधित करके उन्होंने सदन को नहीं चलाने दिया। अब मैं जो विपक्ष को ये पूछना है कि आपको यदि सरकार को घेरना था तो आपको प्रश्नकाल में उनको घेरते, आप 0 आवर्स लगाकर वो चर्चा में घेरते, मगर विपक्ष चाहता ही नहीं था कि सदन चले, लोगों की समस्या का समाधान हो। वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके सदन का समय बर्बाद करना चाहते थे और उन्होंने समय बर्बाद किया। आज जो लड़ाई रुड़की है उन्होंने सदन में लड़ी और पूरा सदन का जो समय, कीमती समय था, उन्होंने बर्बाद किया। उसके लिए जवाबदार सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी है और विपक्ष बहुत ज्यादा है। और आप देखोगे तो बार बार उन्होंने यही काम किया, ये बजट सत्र में भी किया और अभी भी उन्होंने किया। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, किसकी जिद में ये सत्र बर्बाद हुआ है? थैंक यू मीनाक्षी जी, आपके साथ शो में शिरकत कमल, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 4 पॉइंट में संक्षेप में बता देता हूं। सबसे पहली बात, विपक्ष की एक मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी वो डिबेट में शामिल हो। कुछ दिन के बाद माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सर ने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट की बात नहीं हुई थी, वो डिबेट में शामिल हो। मनोज तिवारी जी जिन्होंने आपके साथ शिरकत किया, झूठ कह रहे। बात यह थी कि बच्चों पे लाठी किसने चलाई, और लाठी चलाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की थी, उनको बात करना था। बात शिक्षा की नहीं थी, गृह मंत्री जी का विभाग था, पहली बात। दूसरी बात, जो हंगामा पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर हुआ, वो हाउस में इसलिए हंगामा हुआ क्योंकि मांग ये थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में आ रहे, हाउस में नहीं, इसलिए हंगामा हो रहा था। अगर वे आते तो ये नहीं होता। तीसरी चीज, मैं इंडिया टीवी के रिपोर्ट से कहता हूं, 3 बार अजर्नमेंट मोशन और मोशंस दिया गया था कि माननीय गृह मंत्री जी बात करें। रूल्स के तहत उन अजर्नमेंट मोशंस को हटाया गया था। विपक्ष के एमपीज की बात जो लिखित में थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। चौथी बात, इंडिया टीवी मुझे बता दे कि बीएसी की कौन सी मीटिंग में माननीय स्पीकर महोदय ने लिखित में दिया कि आज चर्चा होगी इसके ऊपर। मैं स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लिखित में यह बताया था कि आज इस पर डिस्कशन होगा और माननीय गृह मंत्री जी इसका जवाब देंगे। एक भी बार नहीं दिया था। लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो आज नारे लगे उसके मैं खिलाफ हूं। इस तरह के छिछोरे नारे नहीं लगने चाहिए, इस तरह का अपमानित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर पूछता हूं मीनाक्षी जी, आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में थे लेकिन वो हाउस में नहीं बैठे, हाउस में नहीं बैठे। ये गलत है और देश के लोकतंत्र के साथ ये गलत हो रहा है। और ये सारे सत्ता दल और विपक्ष के नेता सारे रात को पार्टी करेंगे, एक साथ पार्टी करेंगे और हमको मूर्ख बनाते, चाहे सत्ता दल के हो या विपक्ष के हो। रात को पार्टी करेंगे शादी के अंदर और सुबह आके एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाएंगे। ये तो रियलिटी है, ये तो रियलिटी है। लेकिन उन शादियों की, पार्टियों की तस्वीरें हम पार्लियामेंट की तस्वीरों के साथ इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि हम भी अपने निजी जीवन में अलग अलग पार्टीज में जाते हैं और उसके बाद अपने दफ्तर भी आते हैं काम करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, इसलिए जो सिलेबस में था उस सिलेबस के बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई जिसकी जिम्मेदारी राधिका जी आपकी पार्टी की थी। सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी थी कि वो विपक्ष को मनाता, चर्चा के लिए तैयार करता और इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा होती। लेकिन मैं देख रही हूं कि 11 बिल तो ऐसे पास हो गए जिनके ऊपर बहस तक नहीं हुई पार्लियामेंट में। मात्र एक बिल पर बहस हुई है, वो भी पेपर लीक संशोधन बिल था जिसके ऊपर बहस हुई। तो नाकामी किसकी, सरकार की या विपक्ष की? सभी को नमस्कार। मीनाक्षी जी, जब मैंने अपनी पहली डिबेट इंडिया टीवी पे करी थी तो उसकी एंकर भी आप थी और वो बात मैं इसीलिए आज बोल रही हूं क्योंकि तब भी यही टॉपिक था कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। और आज मैं इतने लंबे समय के बाद आपके साथ डिबेट कर रही हूँ और आज भी देखिए क्या वो कहे। राधिका जी, समझ नहीं आ रहा है इस बात की खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं कि तब भी संसद नहीं चल रही थी, आज भी संसद नहीं चल रही है। खैर, आप अपनी बात पूरी करें। मुझे लगता है कि उस बात का दुख मनाना चाहिए क्योंकि 2014 से लेकर आज तक हमारे देश की आम जनता की गाड़ी कमाई का 3200 करोड़ रुपए नष्ट हुआ है, वेस्ट गया है क्योंकि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया है। भारत के इतिहास में कभी भी इस तरीके का इतनी अमाउंट ऑफ पैसा जो हमारे देश के कार्य, मतलब देश को आगे ले जाने के लिए कहां इस्तेमाल हो सकता है। 3200 करोड़ तो इतने तो जीरो की गिनती भी नहीं आती मुझे मीनाक्षी जी, इतना पैसा इन्होंने बर्बाद किया है। अब और आज बीच अभी में नहीं मिल रही थी ना मनोज तिवारी।
और ये जो तहसील जी ने दो बातें उठाई, एक बात बोली कि सब रात को मिलके पार्टी करेंगे। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग कोई उन लोगों के साथ पार्टी कर सकते हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री चुने हुए, लॉन्गेस्ट सर्विंग चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। लेकिन बात आती है शादी की, तो ये बात इनको अपने इनकी ठगबंधन के साथियों को कहनी चाहिए। राहुल गांधी जिस अडानी अंबानी जी को गाली देते हैं, इन्हीं के लोग सारे टाइम उनकी शादियों में जाते हैं, और इन्हीं को बोलना चाहिए था सुप्रिया सुले जी को कि आपने अपने बच्चों की शादी में बुलाया, सब आए हर चीज भूल के, पर वो क्यों इस तरीके के अपमानजनक शब्दों वाले बोर्डिंग लेकर चल रहे थे। मैं जानती हूँ तहसीन जी जरूर बोल सकते हैं, लेकिन खैर वो बात मुझे नहीं लगता कि मायने रखती है। लेकिन एक बात जो और तहसीन जी ने कही कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले, प्रधानमंत्री के लिए क्या अपशब्द बोले। मुझे तो जो देखने को मिला कि पवन खेड़ा जी अपने ही 56 साल के नेता के लिए अजीब अजीब तरीके की चीजें कर रहे हैं। आजकल वो राहुल गांधी जी के नाम पे बंदर से लेकर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का झगड़ा इतना सामने आ चुका है कि प्रियंका वाड्रा के कहने पे पवन खेड़ा, भूपेश बघेल किस तरीके से प्रायोजित तरीके से नारे लगाने कल से शुरू करते हैं। एक ने हरेली तीज के मौके पे दिया, उसके बाद आके पवन खेड़ा जी ने यहां दिया और बंदर लेकर आए। बताइए, अपने नेता का जो 56 साल के हो गए हैं इस साल जून में, उनका ऐसे मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ। लेकिन वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। देखिए मीनाक्षी जी, क्या होता है ना, जिन लोगों ने कभी भी देश की तरक्की के बारे में नहीं सोचा, देश को आगे ले जाने के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक परिवार की तरक्की और आगे ले जाने के लिए सोचा, वो कभी भी देश की संसद को चलने ही देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको नफरत है इस देश की जनता से, क्योंकि बार बार वो उनके 56 साल के बंदर वाले युवराज को बाहर रखती है इस देश की संसद से, क्योंकि देखते आ रहे हैं ये लोग नहीं सीखते हैं। वॉश आउट पे वॉश आउट सदन से होते हैं। हमेशा आप कह रही थी कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार की जिम्मेदारी इस देश की जनता के प्रति है। इसीलिए हमने बच्चों के साथ संवाद किया, इसीलिए हमने बच्चों की मांगे पूरी करी। हमने तो यहां तक कि ऑपोजिशन को भी कहा कि, और कल मेरे देश के गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा, आप आइए 18 घंटे की चर्चा करिए, आप सारे अपने सवाल बताइए, मैं एक एक का लिख के पॉइंटेड जवाब दूंगा। अगर सवाल होते, अगर मुद्दे होते, तभी तो ये सदन में आते। क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, राम गोपाल यादव जी ने इसी बिंदु पर कहा, और तारिक जी हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर समय लिख कर दे देंगे या सवाल लिख करके दे देंगे तो ये तो अलोकतांत्रिक है। ये राम गोपाल यादव जी की तरफ से सवाल उठाया गया। लेकिन अब मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। राधिका जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तारिक जी, सवाल ये है कि चर्चा नहीं हो पाई, अब वो हठधर्मिता विपक्ष की थी या सरकार की थी? चर्चा तो किसी भी सूरत में चाहिए थी जो नहीं हो पाई, कौन है जिम्मेदार? ठीक है। लगातार ये कहा गया कि लोकसभा विपक्ष ने नहीं चलने दी और विपक्ष जिम्मेदार, ठीक है, और तमाम करोड़ रुपए जनता के बर्बाद हो गए और क्या क्या किस्म के आरोप लगाए गए। मैं अभी चेक कर रहा था कि 1 से लेकर 18वीं लोकसभा में सबसे कम प्रोडक्टिव लोकसभा कब थी? 15वीं लोकसभा, 15वीं, जब ये विपक्ष में थे। तो वो जनता की गाढ़ी कमाई नहीं थी। लोकसभा चलाने के लिए प्रति घंटा 2 करोड़ 4 करोड़ लगता था, वो जनता का पैसा नहीं था, नेपाल के लोगों का पैसा रहा होगा तब, जब तमाम मुद्दों पे इनकी और सुनिए, पहली लोकसभा से लेकर हर साल 3 सत्र होते हैं, आज 18वीं लोकसभा चल रही है। सबसे कम प्रोडक्टिव सत्र कब था? जब ये विपक्ष में 2010 का विंटर सेशन, 2013 का विंटर सेशन, प्रोडक्टिविटी 4% एंड 6%। क्रमांक कौन जिम्मेदार है? कहां गया 0 आवर? कहां गई जनता की गाड़ी कमाई? तो आप उसी परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं बढ़ाना बीजेपी सिखा रही है वो आप सीखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहते। मैं सिर्फ इनका चेहरा आईना दिखा रहा हूं इनको कि आपने क्या किया था। यही तो बीजेपी करती है, नेहरू ने ये किया था, नेहरू ने वो किया था, समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, ये भी तो यही करते। हम इनको इनका चेहरा दिखा, साफ साफ देख। अब सुनिए दूसरी बात, नियम 372 के तहत कहा जा रहा था कि मंत्री जी स्टेटमेंट दें। 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा, क्रमांक में सुनिएगा। 16वीं लोकसभा में नियम 372 के तहत मंत्री जी ने, बीजेपी के मंत्रियों ने 24 बार आकर स्टेटमेंट, 17वीं लोकसभा में 26 बार दिए, और जो अभी मोदी 3 चल रही है इसमें 9 बार आकर स्टेटमेंट दिया, जिसमें पहले से बताया जाता है कि लोकसभा स्पीकर को कि हम, इसी की डिमांड हो रही थी, चर्चा की तो डिमांड हो नहीं रही थी। आपसे नियम 372 के तहत स्टेटमेंट मांगा जा रहा था कि जो गोलियां चलाई गई वो किसके आदेश से चलाई। आप
विपक्ष की मांग को घुमा कर ये कह रहे हैं कि आइए बहस करें। बहस नहीं करनी साहब, नियम 372 संसदीय प्रणाली के तहत हम ठीक ये है। मांग कर रहे थे कि आप बता दीजिए कि आपने इस पे स्टेटमेंट आप जारी कर दिए, जिसका लिखित स्टेटमेंट पहले अध्यक्ष को दिया जाता है, उसके बाद कंसर्न मंत्री आकर बयान देती है। टेक्निकल इशू है, इसी पे हम बात कर रहे थे, इसी की हमारी डिमांड थी। आप ठीक है, पूरा कर तो देते। टेक्निकली नियम 372 के तहत अनंत विजय जी, गृह मंत्री ने अपना बयान नहीं दिया, इसलिए पार्लियामेंट वॉश आउट हो गई। अब नियम, कायदे, कानून पार्लियामेंट के आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए आप ही समझाएं। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने नियम के अनुरूप बयान नहीं दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी ने बयान सुनना ही स्वीकार नहीं किया। क्या मैं ठीक समझ पा रही हूं? देखिए, 372 की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वो थोड़ी थोड़ी छुपा के कह रहे थे। जैसे 2010 में भी थोड़ा सा छुपाया, 2013 में भी थोड़ा सा छुपाया और 372 में भी थोड़ा सा छुपा लिया। 372 ठीक है कि विपक्ष डिमांड करती है, पर उसमें कंसेंट ऑफ द स्पीकर जरूरी है। तारिक खान साहब को ये मालूम होगा, अगर उन्होंने बताया इसको पढ़ा होगा। कंसेंट ऑफ द स्पीकर जरूरी है। दूसरा, उसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अलाउड नहीं होता है, आपको ये भी पता होगा। और तीसरा है कि स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट, है ना। अब आप याद करिए मीनाक्षी जी, 372 में खाड़ी युद्ध के समय जब विदेश मंत्री जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के समय क्या किसी ने सुनने की जहमत उठाई थी? उनको कितना शोर शराबा हुआ था। तो ये नियमों के मकड़जाल में फंसाने वाली बात नहीं है इसको। और रही बात 2010 के विंटर सेशन की, जो वाइप आउट होने की बात कह रहे हैं, तो मुझे मालूम था तहसीन भाई आप जरूर आओगे। अभी आप पर भी आ रहा हूं मैं सर, आपने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। मैं जब वो 2010 के विंटर सेशन की बात हो रही थी मीनाक्षी जी, तो उसमें याद करिए कि उस समय घोटालों का समय था। 2G घोटाला चरम पे था, कॉमनवेल्थ घोटाला, जाने कितने घोटाले हो रहे थे। सब घोटालों को लेकर विपक्ष जन आवाज को वाणी दे रहा था। और इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी का एक फेमस वक्तव्य है जो उस समय का मुझे याद पड़ता है। उन्होंने कहा था लोकसभा से निकलते समय, या लोकसभा में कहा था, ठीक से याद नहीं है, लेकिन वक्तव्य यही था कि कई बार बाधित करके भी सही निर्णय होते हैं, और वो सही निर्णय हुआ था। और 2G स्कैम की जांच हुई, जेपीसी की मांग पर ये हंगामा हो रहा था, और जेपीसी ने वो पूरी जांच की थी। अब हम उस पर नहीं जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर विपक्ष आडवाणी जी के बयान पे कायम है और उनको लगता है कि इस तरह से हंगामा करके ही कोई सही निर्णय लिया जा सकता है, तो फिर 372 की बात नहीं करनी चाहिए उनको। अगर वो 300, इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष इस वक्त कंफ्यूज है। जैसे आज भी देखिए, जब वो बंदर वाला प्रदर्शन, जो वीडियो आप दिखा रही थी, वो प्रदर्शन हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता शायद वहां पंक्ति में खड़े थे। अचानक उनको एहसास हुआ कि गलत हो रहा है, तो वो वहां से हट गए, और अब समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा कर रही है। एक अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि तहसीन भाई ने अभी बहुत कहा कि गृह मंत्री के इशारे पर लाठी चलाया गया, उनके आदेश पे लाठी चलाया गया। तहसीन भाई, आप तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव है, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आपकी तैयारी ठीक रहती है। मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि आज तक लाठी चार्ज का आदेश गृह मंत्री कैसे देता है। ये तो ऑन द स्पॉट जो वहां सबसे बड़ा अफसर होता है, चाहे वो लाठी चार्ज हो, चाहे वाटर कैनन हो, चाहे अश्रु गैस के गोले हो, चाहे फायरिंग का आदेश हो, जो मौके पे मौजूद सबसे बड़ा अफसर होता है वही आदेश देता है, मजिस्ट्रेट आदेश देता है। इसका गृह मंत्री आदेश देता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर बिल्कुल समय मीनाक्षी जी आपको देंगे, आपने दोनों हाथ की उंगलियां उठा दी है, इसलिए आपको तो विशेष अवसर मिलेगा मुझे लगता है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि गृह मंत्री के आदेश देने की बात पता नहीं कहां से श्रीमान राहुल गांधी जी को किसी ने बता दी है कि गृह मंत्री जी फायरिंग के आदेश देते हैं। लेकिन मैं तो सर ये कह रही हूं कि आदेश दिया या नहीं दिया, गोल पोस्ट तो बार बार चेंज होता रहा। आप पहले कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। फिर आप ये कह रहे थे गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, गृह मंत्री तैयार हो गए बयान देने के लिए। बयान देने के लिए तैयार हुए तो आपने कह दिया कि या तो वो इनकॉम्पिटेंट हैं या तो वो इनकेपेबल है, दोनों ही सूरत में उनका इस्तीफा होना चाहिए। आप तहसीन जी कितना इनकार कर ले, मैं राहुल गांधी का बयान बहुत अच्छे से सुनकर फिर ये प्रश्न उठा रही हूँ। आनंद जी थोड़ा सा इंतजार और, तहसीन जी छोटे में अपनी बात रखें। बहुत संक्षेप में,
कभी भी माननीय गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट की मांग नहीं हुई थी, जवाबदारी बातचीत पर जवाबदारी की स्टेटमेंट की बात माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स तो ये 372 क्या था? एक मैं बोलता हूं आप अजर्नमेंट मोशन को मानिकम टैगोर के और बाकी के नहीं देख रहे, जहां पे फुल डिस्कशन चाहिए था। तीसरी चीज आनंद भाई, मैं आज आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं तो मानता हूं गृह मंत्री जी ने ये नहीं दिया, उन्होंने इशारा कि ये आदेश नहीं दिया मारना चाहिए, मैं मानता हूं, इस बात पे आप भी कायम है, मैं भी कायम हूं। लेकिन फिर यही भाजपा आज मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से माफी मांगे कि जो गोलियां चली वो जो आज राम मंदिर के इंचार्ज है उन्होंने चलाई, नृपेंद्र मिश्रा, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे, वो स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं चलाई। आज माफी मांगिए देश से, मेरे ख्याल माफी मांगिए, नाक रगड़ते भाजपा को माफी मांगनी होगी। और इस बहुत छोटे में आनंद जी बहुत छोटे में, फिर मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी थोड़ा इंतजार। तहसीन भाई कभी कभी आप जोश में बेचारे नृपेंद्र मिश्रा को, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, उनको मजिस्ट्रेट बता दिया आपने। ये तो बड़ी ज्यादती करते हैं आप कभी कभी। मुझे लगता है कि तथ्यों की जानकारी तो ठीक रखा करिए। सब मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होने के नाते आप उनको मजिस्ट्रेट बना के इतना डिमोट तो मत करिए नृपेंद्र मिश्रा जी को भाई। तो मैं लगता है कि जब आरोप लगाने के लिए जोशीले अंदाज में लोग आते हैं ना, तो तथ्य से थोड़े दूर चले जाते हैं। मुलायम सिंह यादव का और राम कार सेवकों का मामला बिल्कुल ही अलग था। उस पर माफी मांगने जैसी कोई बात मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उस समय देश में सिर्फ और सिर्फ, और क्या कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने राम मंदिर, जो वो बाबरी मस्जिद के ढांचे के गिरने के बाद, ये भी आपको याद होगा किस प्रकार से सरकारें बर्खास्त की गई थी भारतीय जनता पार्टी की। ये भी आपको सर बहुत पानी गंगा में बह चुका है। हम 2026 में आ चुके हैं। आज 26 का मॉनसून सत्र जो वॉश आउट हो गया, चर्चा उस पर हो रही है। आनंद जी, ये किसकी जिद है? ये सरकार की जिद है या विपक्ष की जिद है? किसकी जिद के चलते ये सत्र बर्बाद हुआ? मीनाक्षी मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग इधर उधर की बात करके भटका रहे हैं चीजों को कि, और अभी मुलायम सिंह पे चले गए। अभी कोई नेहरू जी पे जाएगा तो कहेंगे कि आप तो पुरानी बातों को याद करके ले जाते हो भाई। आप भी तो अतीत में जा रहे हो बार बार भाई। नहीं, अमित शाह राहुल गांधी तक ही हम रहते हैं। आनंद जी जवाब दें। अच्छा सॉरी, मैं आनंद दुबे को आनंद समझ गया था, इसलिए बीच में आ गया। ठीक, आनंद दुबे जी। मीनाक्षी जी नमस्ते, आपको सादर प्रणाम। आज आपको स्पेशल साधुवाद है क्योंकि आपने जो सम्मानित पैनल आज बुलाया है उसमें हम नेताओं के साथ एक निर्दलीय सांसद जी बैठे हैं जिनका नाम है उमेश भाई पटेल। मुंबई से सटा हुआ लोकसभा है दमन दीव। ये निर्दलीय चुन के आए हैं, ये न कांग्रेस के टिकट पे चुन के आए हैं न बीजेपी के टिकट पे चुन के आए हैं, ये दमन द्वीप की पावन जनता के भरोसे चुन के आए हैं। क्या कभी आपने पूछा कि इस पूरे डिस्कशन में इनके दिल पे आज क्या बीत रही होगी? जब ये सदन में आए होंगे 20-22 दिनों के लिए तो बहुत सारी योजना इन्होंने बनाई होगी। इन्होंने सोचा होगा अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाऊंगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बात करूंगा। इनसे बेहतर कौन बता सकता है किसकी गलती है? ये तो उस संजय के भांति हैं जो पूरा महाभारत देख रहे थे और सब जानते हैं। इन्होंने पहले बताया कि हाँ, गलती दोनों तरफ से है, कहीं से ज्यादा है कहीं से कम है, किसी की कमीज ज्यादा सफेद है किसी की कमीज कम सफेद है। अरे बंद करो। ये उमेश भाई पटेल जैसे नेताओं ने बड़ी मुश्किल से सांसद का चुनाव जीता है लोगों की समस्या उठाने के लिए। इन लोगों पे रहम करो। जो नए सांसद शपथ लेकर आए हैं राज्यसभा में, किससे मांगे? कुछ कह नहीं पाए। लोकसभा के सांसद कुछ कह नहीं पाए। रहम की भीख हम किससे मांगे? विपक्ष से मांगे या सरकार से मांगे? हमसे मांगो। हम ही नहीं, विपक्ष को पहले तो सबको जेल में डाल दो। विपक्ष किसी काम के नहीं है। हम लोग अब जीने लायक नहीं है। हम लोग की गलती है ना। हम सरकार तो बहुत अच्छी है, सरकार तो पहले दिन से कह रही भैया चला रही है, ये विपक्ष निकम्मा है। सारी लड़ाई बंद करो, हम लोग पर FIR करो, हमें जेलों में डालो, बंद कर दो, क्योंकि अब इसका कोई अंत नहीं है। वो अच्छा विक्टिम गेम खेल रहे हैं आनंद जी। हम कह रहे हैं तुम्हारी गलती है। अरे क्या आनंद जी, अच्छा विक्टिम गेम आप खेल रहे हैं। कब होगा? करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया मीनाक्षी जी, लोगों ने बर्बाद कर दिया इस देश का पैसा। परसों हम आजादी मनाने जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आनंद जी देखिए, आपकी बातों से मुझे बहुत सहानुभूति हो रही है। मिल भी गया। अरे आनंद जी सुनिए ना, बहुत सहानुभूति हो रही है मुझे आनंद जी आपकी बात से,
लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड है ना विपक्ष का कि हमें जेल में डाल दो, हमारी जुबान बंद कर दो, अरे भाई अब तो चर्चा के लिए सब तैयार थे, प्लेटफॉर्म खुला हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी अड़ गए, नहीं हमें कोई लेक्चर नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि हम आपका भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। तो फिर किस मूड में है विपक्ष? क्या है विपक्ष का मूड? मीनाक्षी जी, क्या एक बार आप ये भी कह देती कि उस तरफ से भी कुछ लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, उस तरफ से भी कुछ लोगों ने, नाम मत लीजिए, मैं समझ सकता हूं सबकी अपनी एक आनंद जी, आपने शायद सुना नहीं, मनोज तिवारी जी को मैंने प्रश्न यही पूछा कि जब संसद सत्र खत्म होने के मुकाम पर आ गया तब आप पत्र लिख रहे हैं, तो इतनी देर क्यों की? यही राधिका खेड़ा जी से भी मैं पूछ लेती हूँ। लाइए राधिका जी को जरा स्क्रीन पर। देर हो गई, बहुत देर हो गई, देर हो गई आते आते। किस चीज की देर हो गई? क्या देर हो गई? देर तो झारखंड में हो रही है मीनाक्षी जी। वहां पे बच्चे को प्रोटेस्ट करते हुए 20 दिन हो गए, लेकिन राहुल गांधी जी को, ना नसूरुद्दीन शाह साहब को, ना शबाना आजमी जी को, जो ये वार्ड वापसी गैंग वाले हैं, ना यहाँ पे बैठे किसी भी विपक्ष के लोगों को एक शब्द नहीं आया है किसी के मुंह से। देर हो ही जा रही है। फिर ये कहेंगे जब वहां पे रात के अंधेरे में जब मीडिया नहीं होती है तो उन बच्चों पर लठ बरसाया जाता है। देर हो रही है क्योंकि आप उन बच्चों की मांगे पूरी नहीं करना चाह रहे। उन बच्चों की मांगे जिन्होंने एक बार भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, जिन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम सदन को उखाड़ के फेंक देंगे, जिन्होंने एक बार भी अपने मंच को ना राम के विरोध खड़ा होने दिया, ना इस देश के विरोध खड़े होना दिया, ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए खड़े होने दिया। देर आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए बार बार आप लोगों के जीतने में भी देर हो रही है। यू आर नॉट रीडिंग द राइटिंग ऑन द वॉल। तीसरी लोकसभा आप लोग हारे हैं, तो कुछ तो आप लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि देश की जनता, अगर आप लोग इतने सही है और हम इतने गलत है। यहाँ पे गिनवाया जा रहा था कि सबसे काम विपक्ष में सबसे बुरा हम लोगों ने किया, सबसे लोएस्ट सदन हमारे समय में विपक्ष के टाइम पे चला, फिर भी आप लोगों को देश जनता वापस नहीं लाती है संसद में। क्यों भाई? अभी तो हम सबसे बुरे हैं, हम संसद नहीं चलने देते। और तहसीन जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेने के लिए। अरे भैया, मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा था हाँ मैंने गोली चलवाई और जरूरत पड़ी तो दोबारा गोली चलवाऊंगा। उन्होंने कहा मैं हिंदुओं का नेता हूं ही नहीं, मैं हूं ही सिर्फ मुसलमानों का नेता। तो आप उनको बोलिए ना, हमें क्यों बोल रहे हैं? खैर अभी तो उनको बोल नहीं सकते, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन हमने तो नहीं कहा। लगातार मुलायम सिंह यादव जी ने अपने लिए ये मेडल बना के कहा कि हाँ मैंने गोली चलाई, तो हम तो उन्हीं की बात को आगे रखते हैं। अब उनको भी आप झूठा करार कर देना चाहते हैं। उनके बेटे ने तो उनसे माइक छीन ही ली थी, अब आप जो चीज को अपना मैं राधिका जी बड़ी ईमानदारी से कह रही हूँ कि ये जो अभी चल रहा है, पटेल जी को प्लीज स्क्रीन पर लाएं। पटेल जी, ये नैरेटिव का खेल चल रहा है जो पक्ष और विपक्ष के बीच में बड़े शानदार तरीके से चल रहा है। ये नैरेटिव का खेल है जो अभी आनंद जी कह रहे थे ना, किसकी कमी ज्यादा सफेद है, ये नैरेटिव का खेल है। एक्चुअल में आपने सही बोला, ये नैरेटिव का खेल है। और आपको बताऊं, सदन जो है अब जो है एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, और राजनीतिक अखाड़े में कौन कितना मजबूत है वो दिखाने का एक खेल चल रहा है। अब जनता के मुद्दे साइड पर निकल चुके हैं और वो बड़ी बड़ी पार्टियां अपना एजेंडा फिक्स करके अंदर सदन में आती है। उनको जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। जब भी चर्चा होती है, कहाँ तो नेहरू जी पे चले जाते हैं, या तो फिर ये अटल जी पे चले जाएंगे, वो वहां पे चले जाएंगे। गड़े मुद्दे उखाड़ोगे तो वो गंद आएगी। हम प्रेजेंट में कब सीखेंगे? आज जब बात हो रही है छात्र आंदोलन की, जेएनजीओ की, या फिर झारखंड की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको यहां तक आना क्यों पड़ता है? वो जेएनजीओ को रास्ते पे उतरना क्यों पड़ा? आज झारखंड में उतरे हैं, कल दिल्ली में उतरे थे, क्योंकि हम सदन में बैठने वाले लोग विफल है उनकी समस्या को सुलझाने में और उनकी समस्याओं को निपटारा करने में। इसीलिए वो जनता के बेचारे बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनको रोड पे उतरना पड़ा और आंदोलन करना पड़ा। आज झारखंड में भी वो कर रहे हैं, और उसके लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष और सदन में बैठने वाला हर एक संसद सदस्य जिम्मेवार है, क्योंकि समय पर उनकी समस्या का समाधान हम सदन में बड़ी ईमानदारी से उमेश भाई पटेल जी आपने अपनी बात रख दी। साथ कहना चाहता हूं, हाँ, बहुत ईमानदारी से आपने अपनी पूरी बात रख दी अनंत जी। लेकिन मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये किसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है पार्लियामेंट में? ये राहुल गांधी का कोई फ्रस्ट्रेशन है, सरकार के अंदर, या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन है? चाहते क्या है राहुल गांधी?
मुझे लगता है जिस शब्द का आपने उपयोग किया फ्रस्ट्रेशन, वो तो विपक्षी दलों पर ही लागू होता है, क्योंकि लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। तो अगर फ्रस्ट्रेशन होगा तो विपक्ष का ही होगा। और दूसरा फ्रस्ट्रेशन ये है कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद एनडीए की ओर उन्मुख हो गए हैं। आनंद दुबे की उंगली स्वतः उठ गई, क्योंकि जब सांसद ही नहीं बचेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही राजनीति करने में। दूसरी तरफ आप देखिए कि बहुत सारे सांसद आ गए, तो फ्रस्ट्रेशन का एक कारण वो भी है। दूसरा ये कारण जो मुझे ये समझ में आता है मीनाक्षी जी, की विपक्ष के फ्रस्ट्रेशन का एक कारण है, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस अश्वमेध के घोड़े पे चले जा रहे हैं उसको इन्होंने लवकुश बनकर थाम लिया है। मुझे लगता है ये गलतफहमी में है। और मैंने पिछली बार जो जंतर मंतर पर हुई चर्चा के दौरान भी कहा था कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कई बार 1 कदम पीछे हटना पड़ता है लंबी छलांग के लिए। तो मुझे तो लग रहा था कि ये लंबी छलांग इसी सत्र में दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है संभव हो कि कोई विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि विंटर सेशन तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो जो डिलिमिटेशन है और जो महिला आरक्षण है, ये दोनों इस समय की मांग है। और इसी का फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं पिछली बार जब इन लोगों ने विरोध किया था तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। अब वो स्पष्ट है कि महिला आरक्षण का विरोध करेंगे तो आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष जब तक अपना हट छोड़ दे उनके फायदे में है, नहीं तो ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल और बढ़ता जाएगा। और अभी हमने पार्लियामेंट के परिसर में बंदर की एंट्री देखी है, फिर पता नहीं क्या क्या भालू, चीते, जो भी समझ में आते हैं लोकतंत्र के इस मंदिर में लेकर लोग आ जाएंगे और इसी तरह वीडियो बना के प्रचार पाने की। और एक अंतिम बात मैं कह दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्षी दलों ने व्यक्तिगत हमला किया, उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप याद करिए, चौकीदार चोर है। आप इस तरह के, और या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में आप शब्द करना बिहार के चुनाव में, और ऐसे बहुत सारे दर्जनों उदाहरण है कि जब भी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया है, भारत की जनता ने अपनी तरफ से मत पत्रों के जरिए उसका जवाब दिया। समय मेरे पास कम बचा है और मैं विपक्ष को समय देना चाह रही हूं। तारिक जी आप भी छोटे में और आनंद जी आप भी छोटे में अपनी बात रखिएगा। तारिक जी। मान लिया अनंत भाई बहुत समझदार हैं, इसकी मैं तारीफ करता हूं। मान लेते हैं कि विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड है, मान लेते हैं, आपकी बात से सहमत हूं। आप तो नहीं है फ्रस्ट्रेटेड साहब, आप तो स्टेबल हैं एकदम। 25 तारीख को राहुल गांधी जी पत्र लिख के कहते हैं कि आइए संसद में स्टेटमेंट दे दीजिए। आप उस छात्र की तरह हैं जो स्कूल जाता है, टहलता घूमता है, चला आता है, क्लास में नहीं जाता है और ना एग्जाम देता है, ना टीचर की बात सुनता है, ना कोई बात करता है। साहब तभी से आप तो स्टेबल हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड है, मानसिक संतुलन हम लोगों का गड़बड़, एक्सेप्टेड। आपको आकर स्टेटमेंट दे देना चाहिए, आपको जनता की बात कर लेनी चाहिए। आपने एक बात और कही कि 2010 में 2G का घोटाला था, जो जनता के बहुत अहम मुद्दे थे, जिसके लिए वो विरोध कर रहे थे। आज जो मुद्दे हैं, वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 10 लोग रहते हैं, उनके मुद्दे हैं। भारत की जनता के कहां मुद्दे हैं? क्या आप बोल रहे हैं? ये किसके मुद्दे? राधिका जी, कविता और व्यंजना में बात कर रहे हैं। ये भी तो जनता के मुद्दे हैं। कुछ तो हो गया है, कुछ तो हो गया है विपक्ष को, समाजवादी पार्टी और यूबीटी दोनों को। मुझे लग रहा है कुछ तो हो गया है। फ्रस्ट्रेटेड है, हम मान लेते हैं फ्रस्ट्रेटेड है। राधिका जी क्लोजिंग कमेंट। मीनाक्षी जी, जब 2014 से इतनी बोलने नहीं दिया। अच्छा आनंद जी बोल ले, मेरे पास समय कम है, लेकिन संक्षेप में। मुझे लगा आपका दुख फिर वापस उबाल मारेगा। मीनाक्षी जी, आप दुबे जी कहो, आप आनंद जी बोलती हो। मैं आनंद बोला करो। आप आनंद जी अच्छा दुबे जी बोले, बोलो दुबे जी। आप दुबे जी बोलो, दुबे जी, जैसे पार्ले जी वैसे ही दुबे जी। अच्छा मीनाक्षी जी अब ध्यान से सुनो। मान लिया विपक्ष फ्रस्ट्रेशन है, कोई बात नहीं। सरकार में भी फ्रस्ट्रेशन है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता खराब हो गई, उच्च शिक्षा तंत्रिकी में पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी चिकित्सा की व्यवस्था ऐसी है कि अगर किसी मरीज को रिश्तेदार बन के देखने जाओ तो खुद बगल वाली बेड में लेट जाओ। हमारे बेरोजगारों की जो स्थिति हो किसी छुपी नहीं है। हमारे बाकी सब सारी डॉलर रुपया सब बताऊंगा तो लंबा समय जाएगा। वहां भी फ्रस्ट्रेशन है, बट वहां वाला फ्रस्ट्रेशन प्यारा प्यारा है, मीठा मीठा है, और विपक्ष का कड़वा कड़वा है, बेकार बेकार है। तो ये तो देखने के आईने जो चश्मे होते हैं। सर मैं एक बात बोलूं, फ्रस्ट्रेशन असल फ्रस्ट्रेशन मैं बताऊं किसकी है? सरकार असल फ्रस्ट्रेशन इस वक्त जनता को हो रही है कि जनता
चुनकर आप लोगों को पार्लियामेंट में भेजती है कि हमारे उठाए हुए मुद्दों पर, हमारी समस्याओं पर आप चर्चा करें। लेकिन वहां पर फिर जब ये बंदर और मदारी वाला खेल होने लगता है ना, तब फ्रस्ट्रेशन होती है जनता को। आज मेरे पास समय इतना ही था। राधिका जी, अनंत जी, उमेश भाई जी, तहसीन जी, आनंद जी और दुबे जी और साथ ही तारिक खान जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।